बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब चैप्टर नंबर 2 द टेनेंसी एक्ट 1887 का। तो चैप्टर 2 जो है वो डील करता है राइट ऑफ एक्यूपेंसी के साथ, और ये सेक्शन 5 से स्टार्ट हम करते हैं इसको कि टेनेंट्स हैविंग राइट ऑफ एक्यूपेंसी। अ टेनेंट who at the commencement of this act has for more than 2 generations in the male line of the descent through a grandfather और ग्रैंड अंकल, यानी कि कोई भी टेनेंट है जो कि इस एक्ट की कमेंसमेंट से लेके, ठीक है, अपनी जो है मेल लाइन से 2 नस्लों से ज़्यादा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है, या फिर वो प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है अपने ग्रैंड फादर के ज़रिए से या ग्रैंड अंकल के ज़रिए से, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 20 ईयर्स, जो कि अरसा तकरीबन 20 साल से वो एक प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है। बीन ऑक्युपाइंग लैंड, किसी भी ज़मीन को उसने ऑक्युपाई किया हुआ है। पेइंग नो रेंट, और उसका कोई रेंट पे नहीं कर रहा। देयरफॉर बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और सिर्फ उसका लैंड रेवेन्यू वगैरह पे कर रहा है, या जितने भी उसके सरकारी तौर पे रेट्स एंड सेसेस हैं वो जो है वो पे कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि ये बंदे के पास राइट ऑफ एक्यूपेंसी आ गया है। इसकी क्लॉज 2 जो है वो क्या कहती है? क्लॉज 2 है वू हैविंग ओन्ड लैंड, जिसके पास कोई अपनी ज़मीन मौजूद है, एंड हैविंग सीज टू बी द लैंड ऑनर, लेकिन वो लैंड ऑनर की जो हैसियत है वो खो चुका है। देयर ऑफ अदरवाइज दैन बाई फॉर फीचर टू द गवर्नमेंट, लेकिन बशर्त ये कि उसकी ज़मीन को गवर्नमेंट ने फॉरफिट ना किया हो, गवर्नमेंट ने ज़ब्त ना किया हो, और दैन बाय एनी वॉलंटरी एक्ट, या उसके किसी अपने वॉलंटरी एक्ट से उस ज़मीन से उसकी मलकियत का हक़ जो है, लैंड ऑनर का हक़ जो है वो ख़त्म हो गया हो। हैज़ सिंस ही सीज टू बी द लैंड ऑनर, और जब से उसका ये राइट जो है लैंड ऑनर का ख़त्म हुआ है, कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड, उसके पास ही उस ज़मीन का कब्ज़ा तब से मौजूद है। और या फिर वो इन ए विलेज और एस्टेट, या कोई भी बंदा जो कि किसी भी विलेज में या किसी भी मौज़े में, इन विच ही सेटल्ड अलॉन्ग विद, जहाँ पे वो अपना सेटल्ड है, या जहाँ पे उसने अपनी रिहाइश की हुई है, जहाँ पे उसका अपना घर मौजूद है, आशियाना मौजूद है, और वाज सेटल्ड बाय, या फिर वहाँ पे वो सेटल किया गया है किसके ज़रिए से? द फाउंडर देयर ऑफ, वहाँ का जो बानी है, फाउंडर है, उसकी मदद से, एज ए कल्टिवेटर, बतौर एक काश्तकार। ऑक्युपाइड लैंड, और लैंड का कब्ज़ा या ऑक्युपाइड उसने किया हुआ है लैंड को, ऑन द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868, 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868 से, एंड हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड सिंस दैट डेट, और तब से लेके सिंस दैट डेट तक उसने ज़मीन को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी जनाब इसके पास, बंदे के पास भी राइट ऑफ एक्यूपेंसी आ गया है। 4th वन है कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा टेनेंट, वो बीइंग जागीरदार ऑफ द एस्टेट, जो कि बतौर एक जागीरदार किसी भी मौज़े के, या फिर और एनी पार्ट ऑफ द एस्टेट, या किसी भी मौज़े के किसी हिस्से से, इन विच द लैंड ऑक्युपाइड बाय हिम इज़ सिचुएट, जहाँ पे जो कि लैंड उसने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है, वो उसका कोई भी हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड द लैंड, उसने लैंड को मुसलसल तौर पे ऑक्युपाई किया हुआ है, कंटिन्यूसली ऑक्युपाई किया हुआ है, फॉर नॉट लेस दैन 20 ईयर्स, और 20 साल से वो ज़मीन उसी के कब्ज़े में है, उसी के ऑक्यूपेशन में है। और हैविंग बीन सच जागीरदार, या फिर वो ऐसा जागीरदार है, ऑक्युपाइड द लैंड, जिसने ज़मीन को ऑक्युपाई किया हुआ है, वाइल ही वाज जागीरदार, जब से वो जागीरदार था, एंड हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड इट फॉर नॉट लेस दैन, और उसने ज़मीन को तब से लेके जो है ऑक्युपाई किया हुआ है, और ये अरसा जो है 20 साल से कम ना हो। हैज़ ए राइट ऑफ ऑक्युपेंसी, तो उस टेनेंट के पास राइट ऑफ एक्यूपेंसी आ जाएगा इन द लैंड, उस ज़मीन का सो ऑक्युपाइड जो उसने ऑक्युपाई की हुई है, अनलेस, ये इसकी एक कंडीशन आ गई है, इन द केस ऑफ ए टेनेंट बिलोंगिंग टू द सच
belonging to the class specified in C, the landlord proves that the tenant was settled on land previously cleared and brought under cultivation by or at the expense of the founder। अगर क्लॉज सी की कंडीशंस पे अगर किसी के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आता है तो जो उसका फाउंडर होगा जिसने उसको वहाँ पे बिठाया है, सेट करवाया है, वो क्या करेगा, वो आके लैंडलॉर्ड को साबित करेगा कि जनाब इसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। नेक्स्ट है, इफ़ ए टेनेंट प्रूव्स दैट ही हैज़ कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड लैंड फॉर 30 ईयर्स। अगर कोई भी मिज़ारा है, कोई भी टेनेंट है, वो साबित कर देता है कि ये जनाब इस ज़मीन का कब्ज़ा मेरे पास 30 साल से है, एंड पेड नो रेंट देयर ऑफ, और उसने कोई जो है रेंट वगैरह भी पे नहीं किया और सिर्फ लैंड रेवेन्यू और जितने भी टैक्सेस हैं, सेसेस हैं, रेट्स हैं, वो पे उसने किए हैं। इट मे बी प्रज्यूम दैट ही हैज़ फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ क्लास ए ऑफ द सबसेक्शन। तो तब फिर ये समझ लिया जाएगा कि जनाब इसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है, आ गया है। नेक्स्ट है, द वर्ड्स इन दैट क्लॉज डिनोटिंग नेचुरल रिलेशनशिप डिनोट आल्सो रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन। यानी कि इस क्लास में जो नेचुरल रिलेशनशिप जो डिनोट कर रहा है उसमें जो अडॉप्शन के ज़रिए रिलेशनशिप है, ठीक है, किसी को गोद लेने वाला जो रिलेशनशिप है वो भी शामिल है, इंक्लूडिंग देयर इन द कस्टमरी अपॉइंटमेंट ऑफ एन हेयर एंड रिलेशनशिप बाय द यूजेज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये तमाम जो रिलेशनशिप हैं ये भी बाय अडॉप्शन हो या बाय नेचुरल रिलेशनशिप हों तो ये भी उसमें राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में शामिल होंगे। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 6 जो कि डील करता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। अब जो है सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि जनाब किसी दूसरे टेनेंट के पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, जो कि पंजाब टेनेंसी एक्ट के पास होने से पहले का है। तो फिर क्या होगा, अ टेनेंट रिकॉर्डेड इन ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सैंक्शन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिफोर द 21st day of October 1868 as a tenant having a right of occupancy in the land which he has continuously occupied from the time of the preparation of the record। यानी कि कोई भी बंदा जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका नाम एज ए टेनेंट मौजूद है और उसने इस एक्ट से लागू होने से भी पहले बिफोर द 21st day of 1868 से भी पहले वो एज ए टेनेंट और उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी मौजूद है और उसने कंटिन्यूसली जो है उस ज़मीन को टिल डेट तक जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको क्या तसव्वुर कर लिया जाएगा, शैल बी डीम टू हैव ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। उसको भी यही तसव्वुर कर लिया जाएगा कि जनाब इस बंदे के पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ गया है, बशर्त ये कि अनलेस द कंट्रेरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन शर्त इसमें यह है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उससे जो है वो वापस ले लिया है तो फिर जो है उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 7, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। इसको अगर बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सिंपल से वर्ड्स में बता दें तो ये है कि जनाब जिस तरह से हमारे गांव, हमारे विलेजेस में होता ये है कि जनाब दो जो पार्टीज़ हैं या जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी विलफुली वो क्या करते हैं कि अपनी जो आसानी के लिए उनके पास ज़मीन मौजूद होती है। फ़र्ज़ कर लें एक बंदा है वो मुरब्बा नंबर 20 में उसका इनहेबिटेंट है, वो मुरब्बा नंबर 20 का रिहायशी है, उसकी ज़मीन मुरब्बा नंबर 21 में है, और एक जो बंदा है वो मुरब्बा नंबर 21 का रिहायशी है और उसकी ज़मीन 20 में है। तो लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए एक दूसरे से ज़मीन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस सेक्शन में यही बात की गई है कि जनाब जो लोग होंगे, जो लैंड लॉर्ड होंगे या लैंड ऑनर होंगे, वो ज़मीन एक्सचेंज करेंगे तो उसमें भी जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा वो भी एज़ इट इज़ रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर 8 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड अदर दैन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द एक्ट। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ हमने ऊपर ग्राउंड्स पढ़ लिए हैं कि इन सूरत हाल में क्या होगा, इन ग्राउंड्स में किसी भी बंदे के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आ जाएगा।
वो कह रहे हैं कि जनाब अगर उन ग्राउंड्स के अलावा भी अगर कोई बंदा ये आके अलेज करता है कि उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। नथिंग इन द फॉरगोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर शैल प्रिक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो यही उसको तमाम जो ऊपर कंडीशंस बता दिए गए हैं वो उस बंदे को प्रिक्लूड नहीं कर सकेंगे कि वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एस्टेब्लिश ना करे। प्रिक्लूड से मुराद होता है रोकना। नेक्स्ट है 9, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि नो टेनेंट शैल एक्वायर ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी टेनेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेयर से मुराद होता है ऑनली ऑन, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं आ जाएगा कि लैप टाइम जो है वो लैप हो गया है। नेक्स्ट वन है 10, सेक्शन नंबर 10 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर इन लैंड हेल्ड इन जॉइंट ऑनरशिप, यानी कि कोई दो लोग हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं इन द एब्सेंस ऑफ ए कस्टम टू द कॉन्ट्रेरी, वहाँ पे अगर तो कोई कस्टम मौजूद है उसको माना जाएगा। अदरवाइज नो वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स ऑफ लैंड शैल एक्वायर ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर दिस चैप्टर इन द लैंड जॉइंटली ओन्ड बाय देम, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो हैं, एक ही मुरब्बा है या एक ही मौज़ा है, उसमें क्या है एक से ज़्यादा लैंड ऑनर हैं और उनकी जो है मुश्तरका खाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब उस मुश्तरका खाते की बुनियाद पे, उस जॉइंट ऑनरशिप की बुनियाद पे किसी भी बंदे के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 11, सेक्शन 11, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स। Notwithstanding anything in the foregoing section of this chapter, a tenant who immediately before the commencement of this act has a right of occupancy in any land under any enactment specified in any line of the first column of the following table shall, when this act come into force, be held to have, for all the purposes of this act, a right of occupancy in that land under the enactment specified in the same line of the second column of the table। इसमें सिंपल सा अगर आपको बताऊं तो ये बात की गई है कि जनाब एक बंदे के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है पहले से, इस एक्ट के लागू होने से पहले, तो जब ये एक्ट लागू हो जाएगा तो उस बंदे के पास तब भी वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो सेम ही रहेगा और उसको सेम एज इट इज़ वैसे ही उन्हीं कॉलम्स में लिखा जाएगा, उन्हीं लाइन्स में लिखा जाएगा जिन लाइन में वो पहले से मौजूद है। सिंपल सी ये बात की गई है। नेक्स्ट वन है चैप्टर 3, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1880 का चैप्टर 3 है जो कि रेंट्स के साथ डील करता है। तो रेंट्स जनरली से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है 12, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू प्रोड्यूस, यानी कि जो लैंडलॉर्ड होंगे या टेनेंट होगा उसकी प्रोड्यूस पे जो हैं वो रिस्पेक्टिव राइट्स होंगे। इससे क्या मुराद है, इसकी हम जो सेक्शन की वर्डिंग है उसको हम रीड करते हैं। द रेंट फ्राम द टाइम बीइंग पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टेनेंसी शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस देयर ऑफ। अब जो रेंट है वो क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग पेएबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टेनेंसी, टेनेंसी की मद में वो पे होगा और उस पे जो पहला चार्ज होगा वो होगी उसकी पैदावार या उसकी जो प्रोड्यूस होगी उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की। नेक्स्ट वन है अ टेनेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू टेंड, कट, हार्वेस्ट द प्रोड्यूस ऑफ हिज टेनेंसी इन ड्यू कोर्स ऑफ हस्बेंड्री विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब एक टेनेंट की फसल जो है वो पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, कि उसके पास फिर मुकम्मल ये राइट होगा, वो उसका इंटाइटल होगा कि वो अपनी फसल को कट कर सके, टेंड कर सके और हार्वेस्ट कर सके और उसकी जो प्रोड्यूस है वो अपने पास सेव कर सके। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि जनाब एक्सेप्ट वेयर रेंट इज़ टेकन बाय डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस, जब जो है सिर्फ़ और सिर्फ कब जो है इंटरफेयर कर सकता है जो है लैंडलॉर्ड वो टेनेंट की पैदावार में, टेनेंट की फसल में, जब शर्त ये हो कि इसकी जो पैदावार होगी उसको हम तकसीम करके इसका जो रेंट होगा वो पे करेंगे।
द टेनेंट शैल बी इंटाइटल टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रोड्यूस। सिर्फ इस कंडीशन के अलावा जो टेनेंट होगा उसके पास एक्सक्लूसिव पोजेशन होगा, एक्सक्लूसिवली उसके पास पोजेशन होगा उस प्रोड्यूस का। नीचे भी इस चीज़ को मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। वेयर रेंट इज़ टेकन बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस, जब जो है रेंट आपने पैदावार को प्रोड्यूस को तकसीम करके लेना है तो फिर क्या होगा, द टेनेंट शैल बी इंटाइटल टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ वोल प्रोड्यूस अनटिल इट इज़ डिवाइडेड। अब जो है उसमें ये कह रहे हैं कि अगर तो डिवीजन जो है होनी है प्रोड्यूस की और रेंट उसी में से जाना है तो फिर क्या होगा, टेनेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे तब तक जब ये प्रोड्यूस जो है तकसीम नहीं हो जाती, डिवाइड नहीं हो जाती बिटवीन दी टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वन है द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल टू बी प्रेजेंट एट एंड टेक पार्ट इन द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस। और ये जो है लैंडलॉर्ड इस चीज़ का भी हकदार होगा कि जब भी प्रोड्यूस जो है तकसीम होनी है, पैदावार जो है फसल की जो है वो तकसीम होनी है तो वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट है 13 नंबर पे कम्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ रेंट। वेयर रेंट इज़ टेकन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, नेमली जब जो है रेंट लिया जाना है मंदरजा झैल तरीक़ों से, जो कि नीचे एक लिस्ट बता दी गई है। नंबर 1 है बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोड्यूस हुई है, जो पैदावार हुई है फसल की, उसको आपने तकसीम करके रेंट लेना है तब, या बाय रेट्स फिक्स्ड रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन, या जहाँ पे आप फसल कोई उगाएंगे उस फसल की नेचर की बुनियाद पे आपने रेट कोई फिक्स किया हुआ है तब, और बाय अ रेट ऑन ए रिकग्नाइज्ड मेजर ऑफ एरिया, या फिर आपने कोई एरिया मेजर करके उस पर रेंट वगैरह उसका रेट जो है फिक्स किया हुआ है उस बुनियाद पे, या फिर बाय ए रेंट इन ग्रॉस ऑन द टेनेंसी, यानी कि टेनेंसी की ग्रॉस पे, ठीक है, आप कोई जो है रेंट जो आपका है वो कम्यूट होगा या फिर उसकी अल्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट है जी ई, पार्टली बाय वन ऑफ मेथड स्पेसिफाइड इन द क्लास ए बी सी ऑफ द सबसेक्शन एंड पार्टली बाय एन अदर ऑफ अदर्स ऑफ देम। और आप रेंट को जो है क्लॉज जो है ए बी सी की मदद से भी और उसमें कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके भी अल्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वन ऑफ दोज मेथड्स शैल नॉट बी कम्यूटेड इन होल और इन पार्ट इनटू अनदर विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोथ लैंडलॉर्ड और टेनेंट। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने रेंट वगैरह जो है वो पे करना है, ठीक है, बाय वन और मोर मेथड्स, तो फिर क्या होगा, दोनों पार्टीज जो कि लैंडलॉर्ड होगा या फिर टेनेंट होगा उसकी कंसेंट ज़रूरी होगी। नेक्स्ट है इसकी क्लॉज 2, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब जो है टेनेंसी का आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है, कोई डिक्री मौजूद नहीं है, या फिर कोई भी ऑर्डर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, वो इन द एब्सेंस है। फिर क्या होगा, टेनेंट जो होगा वो रेंट जो उसने पिछले साल पे किया है उसी के हिसाब से ही वो रेंट पे करेगा और हायर अमाउंट जो है वो टेनेंसी की रेंट की वो पे नहीं करेगा। शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी हायर अमाउंट। एंड नेक्स्ट वन है 14th, पेमेंट्स फॉर लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी कि अब कोई भी लैंड है उसको आपने क्या किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है लैंडलॉर्ड की जो कंसेंट है उसके बगैर, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। चूँकि ये चैप्टर जो है रेंट्स के हवाले से है तो इसमें हमने पेमेंट्स के बारे में डील करना है। एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द लैंड ऑक्युपाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि कोई भी बंदा जब किसी भी ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो लेगा लैंडलॉर्ड की इजाज़त के बगैर, तो फिर क्या होगा, शैल बी लायबल टू पे, वो लाजमी तौर पे पे करेगा फॉर द यूज़ और ऑक्यूपेशन, उस ज़मीन के इस्तेमाल के लिए या उसके कब्ज़े के लिए, रेट ऑफ रेंट पेएबल इन द प्रोसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर, जितने रेंट्स वगैरह पिछले साल में पे हुए हैं उतने रेंट्स वो बंदा पे करेगा। और इफ़ रेंट वाज नॉट पेएबल इन दैट ईयर, और अगर जो है पिछले साल में रेंट पे नहीं हुआ, एट सच रेट एज द कोर्ट में डिटरमिन,
और जो रेंट फिर कोर्ट फिक्स कर देगी, कोर्ट डिटर्मन कर देगी, वो रेंट्स वो बंदा पे करेगा व्हेन अ लैंड ऑक्युपाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वन है जी 15 है कलेक्शन ऑफ रेंट्स ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। अब जो है कोई प्रॉपर्टी है जिसका वंडा नहीं हुआ, वो अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड शेयर्स हैं, तो उसमें रेंट्स कैसे कलेक्ट होगा? उसमें जनाब व्हेन 2 और मोर पर्सनस आर लैंडलॉर्ड्स ऑफ ए टेनेंट, जब एक या एक से ज़्यादा बंदे लैंडलॉर्ड हैं किसी एक टेनेंट के, तो फिर क्या होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम टेनेंसी द टेनेंट शैल नॉट बी बाउंड टू पे पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ हिज टेनेंसी टू वन ऑफ दोज पर्सनस एंड द पार्ट टू अनदर। तो फिर जो है जो टेनेंट होगा वो बाउंड नहीं है कि वो जनाब आधा ठेका या आधा रेंट एक बंदे को दे, आधा दूसरे को दे, वो किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट वन है 15A राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिगार्डिंग रेंट एंड गवर्नमेंट ड्यूज़। अब जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज़ होंगे उनको क्या किया जाएगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 25 ऑफ लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1972। अब ये जो लॉ बता दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन, इसके मतहत द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल शेयर द प्रोड्यूस इनटू द सेम रेशो इन विच द यूज टू शेयर इन इट ऑन द 20th day ऑफ दिसंबर 1971। अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब इस कानून के तहत जो लैंडलॉर्ड होगा या जो टेनेंट होगा वो अपने प्रोड्यूस को उसी तनासब से ही तकसीम करेंगे जैसे वो पहले तकसीम करते थे ऑन दी 20th day ऑफ दिसंबर 1971 रिगार्डिंग टू रेंट्स एंड गवर्नमेंट ड्यूज़। नेक्स्ट है जी प्रोड्यूस रेंट, इसको सेक्शन नंबर 16 डील कर रहा है। तो है प्रिजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस रिमूव्ड बिफोर डिवीजन और अप्रेजमेंट। अब जो है क्या प्रिजम्पशन होगी, क्या चीज़ें फ़र्ज़ की जाएंगी? विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस वेयर रेंट इज़ टेकन बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। जब कोई भी रेंट है वो लिया जाना है किसके ज़रिए से? डिवीजन के ज़रिए से या फिर अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस के ज़रिए से। तब क्या होगा? इफ़ द टेनेंट रिमूव्स एनी पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस, और अगर टेनेंट जो है वो ज़्यादा सियाना बनता है और प्रोड्यूस या पैदावार का कुछ हिस्सा साइड पे कर देता है, ठीक है, छुपा लेता है, एट सच ए टाइम और इन सच मैनर एज टू प्रिवेंट द ड्यू डिवीजन और अप्रेजमेंट, ठीक है। देयरफॉर फिर क्या होगा? The produce may be deemed to have been as the fullest crop of the same description on similar land in the neighborhood for that harvest। तो अगर उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम होती है और जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट ऑफिसर होता है उसको पता चल जाता है कि जनाब इस बंदे ने क्या किया है, कोई चालाकी की है हमारे साथ, तो फिर जो साथ वाली ज़मीन होगी सेम नेचर की, उसमें से पूछा जाएगा कि उनकी प्रोड्यूस कितनी हुई है, तो उसी प्रोड्यूस के हिसाब से फिर जो है वो प्रज्यूम कर लिए जाएंगे जो रेंट्स होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, तमाम जो हैं चीज़ें। नेक्स्ट है 17 अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर डिवीजन और अप्रेजमेंट। अगर जो है किसी भी डिवीजन होनी है पैदावार की या अप्रेजमेंट होनी है तो उसके लिए आप रेफरी को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो। अब इसमें यह है इफ़ ईदर द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स निगलेक्ट्स टू अटेंड ईदर पर्सनली और बाय एजेंट एट द प्रॉपर टाइम फॉर मेकिंग द डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि अब जो टेनेंट है या लैंडलॉर्ड है वो या तो खुद पर्सनली या अपने एजेंट के ज़रिए से जो प्रॉपर टाइम फिक्स हुआ था डिवीजन की प्रोड्यूस की डिवीजन के लिए या अप्रेजमेंट के लिए, तब वो पेश नहीं होते तो क्या होगा? और इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन और अप्रेजमेंट, वही बात जो पहले हमने की थी कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है डिवीजन के हिसाब से तो फिर क्या होगा? अ रेवेन्यू ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो कुछ ऐसे बंदे अपॉइंट करेगा जो उसको मुनासिब लगते हैं, इसी हिसाब से जो कि रेफरी का किरदार अदा करेंगे। अब जो है सेक्शन नंबर 18 है
अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सेसर्स एंड प्रोसीजर ऑफ रेफरी। व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर, जब कोई रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, अपॉइंट रेफरी अंडर द लास्ट फॉर गोइंग सेक्शन, जो हमने ऊपर सेक्शन पढ़ा है उसके तहत कोई रेफरी अपॉइंट कर देगा तो क्या होगा, ही मे इन हिज डिस्क्रिशन, फिर वो अपनी मर्ज़ी से गिव हिम इंस्ट्रक्शन, उसको हिदायत देगा या दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एसोसिएशन विद हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर पर्सन एज असेसर, कि वो अपने साथ मुंसलिक करे या अपने साथ शामिल कर सकता है किसी और असेसर को भी, किसी और पर्सन को भी। और ये जो तादाद होगी या क्वालिफ़िकेशन होंगी या उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा, जो डिवीजन होनी है या अप्रेजमेंट होनी है उसमें। नेक्स्ट वन है द रेफरी सो अपॉइंटेड shall make the division or appraisement in accordance with any instructions which he may have received from the revenue officer under the last foregoing subsection। जो रेफरी अपॉइंट हुआ है अब वो क्या करेगा, जब वो डिवीजन या अप्रेजमेंट करेगा तो वो तमाम जो हिदायत हैं वो फॉलो करेगा, किसकी, रेवेन्यू ऑफिसर की। नेक्स्ट वन है बिफोर मेकिंग द डिवीजन और अप्रेजमेंट द रेफरी। अब जो रेफरी ने कोई डिवीजन या अप्रेजमेंट करनी है तो उससे पहले क्या करेगा, शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ऑफ द टाइम एंड प्लेस। तो फिर वो टाइम का और उस जगह का नोटिस किसको भेजेगा, टेनेंट को भी और लैंडलॉर्ड को भी, जिस जगह पे वो डिवीजन या अप्रेजमेंट होनी है। बट लेकिन if either the landlord or tenant fails to attend either personally or by agent, the referee may proceed ex parte। और अगर नोटिस रिसीव करने के बाद फिर भी कोई टेनेंट है या जो कोई लैंडलॉर्ड है वो या तो खुद या अपने एजेंट के थ्रू पेश नहीं होते तो फिर क्या किया जाएगा, जो रेफरी होगा वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर देगा, एक तरफा चीज़ें कर देगा। नेक्स्ट वन है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द डिवीजन और अप्रेजमेंट और डिवीजन करने के लिए क्या होगा, द रेफरी विद हिज असेसर्स, जो रेफरी होगा वो अपने असेसर के साथ इफ़ एनी, अगर कोई है तो इंटर अपॉन द लैंड, उस जगह में एंटर होगा, ऑन विच और इन टू एनी बिल्डिंग इन विच द प्रोड्यूस इज़, जहाँ पे वो पैदावार या जो प्रोड्यूस मौजूद है उस बिल्डिंग में या उस जगह में मौजूद जो है वो एंटर होगा। नेक्स्ट है 19 सेक्शन नंबर 19 है प्रोसीजर आफ्टर डिवीजन और अप्रेजमेंट, यानी कि डिवीजन का अप्रेजमेंट का या डिवीजन का बाद जो है वो क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा। द रिज़ल्ट ऑफ द डिवीजन और अप्रेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एंड साइंड बाय द रेफरी। अब जितने भी नताइज होंगे वो जो है डिवीजन के या अप्रेजमेंट के वो रिकॉर्ड करेगा रेफरी, और उस रिकॉर्ड को जो है सबमिट करेगा किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है। नेक्स्ट है द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कंसीडर द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को कंसीडर करेगा एंड आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी, और जो भी ज़रूरी इंक्वायरी होगी वो करने के बाद इफ़ एनी, अगर उसने कोई करनी है तो एज़ ही मे डीम नेसेसरी, जैसे उसको मुनासिब लगेगा, शैल मेक एन ऑर्डर, वो कोई ऑर्डर पास कर देगा, या तो वो क्या करेगा उस डिवीजन को कंफर्म कर देगा कि ये ठीक हुई है, या उसको वेरी करेगा कि इसको दोबारा से करें या इसमें कुछ तब्दीलियां करें। नेक्स्ट है जी द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एज ई थिंक फिट, और ये भी रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है, अगर वो चाहे तो कोई कॉस्ट वगैरह का भी ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन द कॉस्ट में इंक्लूडेड द रेमनरेशन ऑफ रेफरी। अब उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, जो रेफरी अपॉइंट हुआ है उसके तमाम कॉस्ट होगी, उसके तमाम खर्चे उसमें शामिल होंगे, और तमाम जो आगे उसने असेसर्स रखे हैं उनके अखराजात शामिल होंगे। एंड मे बी लीव्ड फ्राम द एप्लीकेंट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी अंडर द सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एट द क्लोज ऑफ द प्रोसीडिंग। जब ये प्रोसीडिंग क्लोज होनी है इनसे पहले जो एप्लीकेंट होगा उससे ये तमाम कॉस्ट जो है वो रिसीव कर ली जाएगी। सेक्शन 20 है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट्स। इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट्स ऑफ एक्यूपेंसी टेनेंट्स वेयर द रेंट ऑफ ए टेनेंट having a right of occupancy in any land in a share of the produce or of the appraised value thereof with or without an addition in money। यानी कि जब भी कोई इन्हांसमेंट होनी है, किसकी होनी है, प्रोड्यूस रेंट्स की,
जो टेनेंट्स ने चीज़ें ऑक्यूपाई की हुई हैं, कोई लैंड ऑक्यूपाई की हुई उसकी, तो फिर क्या होगा, वेयर द रेंट ऑफ ए टेनेंट, जब कभी भी कोई रेंट टेनेंट का जो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी लैंड में है उसके शेयर को, या उसकी जो शेयर ऑफ प्रोड्यूस है उसको, या उसके अप्रेज्ड वैल्यू को, with or without an addition in money, or is paid according to the rates fixed with reference to the nature of the crops grown, or is a rent in gross payable in kind, the tenant shall be entitled to occupy the land at that rent। यानी कि अगर रेंट में कोई या उसकी रेंट्स की प्रोड्यूस में कोई इन्हांसमेंट होनी है तो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी, जो नेचर है क्रॉप की जो वहाँ पे ग्रोन है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, और रेंट इन ग्रॉस पेएबल इन काइंड जो है किसी भी किस्म में जो रेंट पे किया गया है वो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, और जो टेनेंट होगा वो इंटाइटल होगा फिर कि वो लैंड को ऑक्यूपाई करे जो नया जो रेंट तय हुआ है उस पे। नेक्स्ट इसकी प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ प्रीवियसली नॉट इरीगेटेड, अब जो है कोई लैंड है जिसका पहले ठेका या रेंट और था लेकिन उसका पहले नहरी निज़ाम मौजूद नहीं था, इरिगेशन का निज़ाम मौजूद नहीं था, ठीक है, पहले जो है ना तो वो बारिशों से जो है सैराब होती थी और ना ही उसका कोई नहरी निज़ाम मौजूद था, तो अब क्या होगा, द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड और पार्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी इन्हांस्ड। तो अब जो है उसका नहरी निज़ाम आ गया है तो फिर उसका जो रेंट होगा उसको इन्हांस कर दिया जाएगा, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट है 21, इसमें जनाब रिडक्शन ऑफ रेंट्स है, ऊपर था इन्हांसमेंट रेंट की, यहाँ पे है रेंट्स को कम करना है। रेफर टू द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन, व्हेन द लैंड और एनी पार्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय ए टेनेंट हैविंग ए, सॉरी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब यहाँ तक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई होप ये आपको जितने भी हमने सेक्शन पढ़े हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या हमारा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, तो आप उस पर पूछ सकते हैं, फौरी आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।